ओके, एक नज़र हम फॉर्म को ऊपर से देखते हैं। सबसे ऊपर लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स में जब हम लगाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में सबसे ऊपर वो हमें टैक्सेबल इन्फॉर्मेशन देता है हमारी। उसके बाद हमसे पूछता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। अगर हम उसे कहते हैं कि तमाम इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो उसके नीचे मजीद फर्दर फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं टैक्सेबल पर्सन इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले वो हमसे पूछता है कि अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप, क्या आप में से कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का मेंबर है। अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप आपको बड़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इसमें ट्रस्ट भी आ जाता है और इसमें लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप भी आ जाती है, जनरल पार्टनरशिप भी आ जाती है। उसके बाद फैमिली फाउंडेशन भी आ जाती है। ऐसा उसके बाद अगर कोई कॉर्पोरेट टैक्स अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप है तो आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और तो उसका जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल होता है ओनली इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। उसके बाद व्हाट इज द टैक्सेबल पर्सन रेवेन्यू डिराइव्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। ये क्यों उसने पूछा हमसे कि इसका रेवेन्यू कितना है। हाँ जी, ये क्यों पूछा है उसने हमसे। आवाज़ आ रही है सबको? तो मुझे आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है आपकी आवाज़, जी, क्लियर है, थैंक नहीं यू। नहीं, रीज़न मुझे बताएं ना। आवाज़ तो आ रही है मुझे, क्वेश्चन का आंसर दें कि इन्होंने रेवेन्यू पूछा है, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। क्यों पूछा है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है। स्मॉल बिजनेस लिस्ट पढ़ाया था मैंने आपको। जी सर, स्मॉल पढ़ाया था बिजनेस सर। लिस्ट क्या था, क्या था। सर 3 मिलियन दिरहम से नीचे जितनी भी रेवेन्यू होगा एक कंपनी का, तो वो स्मॉल बिजनेस लीव जो है वो ले सकता है, उसका ना फायदा उठा सकता है, बेनिफिट। ठीक है, कब तक, कितने टाइम तक। 4 साल तक सर की। 3 साल तक। 3 साल तक, ठीक है। और क्या कंडीशन है उसकी। उसके लिए सर पिछले 2 साल में भी जो है वो रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होगा, आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे आपका रेवेन्यू आपका प्रॉफिट 375,000 से ऊपर भी चला जाए। अच्छा, उसके बाद और क्या इम्प्लीकेशन थी इसकी, रिपोर्टिंग की क्या इम्प्लीकेशन थी कि कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। अगर जो है वो आपका रेवेन्यू 50 मिलियन से ऊपर है, तो फिर आपने आईफरस जो है वो स्टैंडर्ड्स जो है करने हैं, कितने से ऊपर है, फॉलो करने कितने से ऊपर है अगर आपका रेवेन्यू। हैं। सिर्फ 50 मिलियन दिरहम से। और आई फॉर एसएमईज। ओके, ये मैंने शायद पॉइंट कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये नीचे लिखा हुआ है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेवेन्यू 3 मिलियन से कम है, आप कैश बेसिस पे बनाइए, एक्चुअल बेसिस पे बनाइए, कोई मसला नहीं है। 3 मिलियन से 50 मिलियन आई फॉर एसएमईज, और अगर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर IFRS पे, ठीक है। इन स्टैंडर्ड की इम्प्लीकेशन, ये स्टैंडर्ड क्या है, ये आपके कोर्स पे नहीं है, आपके लिए आउट ऑफ स्कोप है। लेकिन इनका पता होना, आप जब अकाउंट्स लेंगे आपने अकाउंटेंट से पूछना है
या अपने क्लाइंट से पूछना है या अपने कंपनी से पूछना है, आपके अकाउंट्स क्या IFRS फॉर एसएमई के मुताबिक बने हैं या IFRS के मुताबिक बने हैं। ठीक है, अच्छा उसके आगे चलते हैं। उसके आगे, क्या ये मल्टीनेशनल एंटरप्राइज के ग्रुप का पार्ट है? ये क्यों पूछा गया, क्या पर्पज? सर मेरे ख्याल से ताकि ये डबल टैक्सेशन से जो है वो बचने के लिए ना। अच्छा, और नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी होने का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पज है। आपको मैंने डबल टैक्सेशन पढ़ाया था, आपको मैंने सॉरी ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट शिफ्टिंग बताया था, राइट? प्रॉफिट शिफ्टिंग पढ़ाया हुआ आपको कि कंपनीज कैसे टैक्स से बचने के लिए अपना प्रॉफिट लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में ट्रांसफर कर दिया करती थी। जी तो सर, इन्होंने मिनिमम पढ़ाया टैक्स का हुआ। कॉन्सेप्ट निकाला। मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? मिनिमम टैक्स क्या था? हमारे पाकिस्तान में मिनिमम टैक्स जो है वो टर्नओवर टैक्स होता है। हाँ, देखिए मिनिमम टैक्स पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ ना, आपने इसको पाकिस्तान से मिक्स नहीं करना। पाकिस्तान में क्या होता है मिनिमम टैक्स, कि आपका एक रेवेन्यू है और एक प्रॉफिट है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये कि रेवेन्यू होता है आपका टोटल सेल्स। टोटल सेल्स अगर हुई हैं 100 दरम और प्रॉफिट हुए 10 दरम, ठीक है, आपका प्रॉफिट जितना भी हो, अगर प्रॉफिट फर्ज करें वो उस पे जो टैक्स लगाया जाए 35%, जो भी आपका रेट है 29% और 30%, फर्ज करें कि वो बहुत कम बनता है, तो मिनिमम आपने 1% ऑफ रेवेन्यू, 1% ऑफ टोटल सेल टैक्स देना ही देना है। इसे कहते हैं मिनिमम टैक्स। ठीक है, मिनिमम टैक्स रेट, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट, आपको मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें मैंने लास्ट संडे पढ़ाई थी। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट, इतने कंट्रीज से कहा कि आप सब मल्टीनेशनल कंपनीज पे कम से कम 15% टैक्स लाजमी लगाएं। इसकी लॉजिक क्या थी? इसकी लॉजिक ये थी कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में। इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें दुबई में 0% टैक्स है, ठीक है, अब अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है वो क्या करेगी? फॉर एग्जांपल वो ये कर सकती है कि अपना सामान बहुत सस्ते दामों दुबई बेच दे। पाकिस्तान में जो कंपनी है वो बहुत सस्ते दामों अपना सामान दुबई बेच दे। होगा ये कि पाकिस्तान में कंपनी लॉस में चली जाएगी, दुबई में प्रॉफिट में चली जाएगी। अब पाकिस्तान में टैक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि कंपनी लॉस में चली गई है तो इधर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स उसे सारा देना पड़ेगा दुबई में, और दुबई में उस वक्त 0% टैक्स था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो कंपनीज मल्टीनेशनल होती हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, वो इकॉनमी में बहुत कम कंट्रीब्यूट करती हैं। एक दुकानदार बैठा हुआ बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा होता है, जबकि एक मल्टीनेशनल कंपनी को टैक्स एज हासिल होता है, वो ट्रांसफ़र करके अपने पैसे बचा लेती है। इसलिए उन्होंने अर्ज़ किया कि मिनिमम टैक्स रेट 15% हर मुल्क में रखा जाए मल्टीनेशनल कंपनी पे। इसे कहती हैं पिलर 2। 315 मिलियन दरम, 315 मिलियन दरम से ऊपर भी जिनका टर्नओवर होता है उन पे भी 15% टैक्स लगता है। ठीक है, उसके बाद इसके आगे आपसे पूछा गया था कि क्या ये कंपनी यूएई में, आप सब लोग अवेलेबल हैं? आप सबको समझ आ रही है? कोई पार्टिसिपेंट जिसको कोई क्वेश्चन हो? चलिए 12 पार्टिसिपेंट्स हो गए, मेरे अलावा 11 हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद उसने पूछा गया कि क्या ये कंपनी यूएई में रजिस्टर्ड है?
अगर यस करेंगे तो आपको एक और ऑप्शन देगा कि क्या ये डबल टैक्स एग्रीमेंट के तहत किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन में टैक्सेबल है। डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट क्या होता है, मंजूर हुसैन बताएंगे प्लीज। जी, डबल टैक्सेशन ट्रीटी जो है वो दो मुल्कों के दरमियान में एग्री किया जाता है, और इसमें ये होता है कि अगर एक मुल्क में टैक्स दे दिया है तो दूसरे मुल्क में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वाली चीज पाकिस्तान का सबसे ताकतवर लॉ कौन सा है, ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, टैक्सेशन राइट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। अगर यानी अगर किसी और लॉ में कोई दूसरी चीज लिखी हुई है और इनकम टैक्स में एक अलग बात लिखी हुई है तो इनकम टैक्स विल प्रिवेल। लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे पावरफुल चीज़ होती है जो इसको ओवरराइड कर सकती है वो होती है टैक्स ट्रीटी। यानी पाकिस्तान और दुबई बैठ के एक एग्रीमेंट करें कि ठीक है भाई, हमारे टैक्स लॉज के मुताबिक जो मर्जी है टैक्स रेजिडेंट बनता हो, जहाँ पे मर्जी है हमारे टैक्स लॉज के मुताबिक, हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक जहाँ पे मर्जी है टैक्स देना हो, लेकिन हम आपस में एग्री कर लेते हैं दोनों बैठ के कि आपके लिए स्पेशल दुबई के लिए सिर्फ पाकिस्तान में टैक्स देना होगा। ठीक है, जब भी दो मुल्क आपस में बैठ के कोई एग्रीमेंट कर लें, कोई मुआहिदा कर लें, जैसे डबल टैक्स एग्रीमेंट कहा जाए, तो वो आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से भी ऊपर की चीज़ है। यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स में और टैक्स ट्रीटी में कोई तजाद आ जाए, तो जो टैक्स ट्रीटी होती है, जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट होता है, जो दो मुल्कों के दरमियान मुआहिदा होता है, उसकी बात मानी जाती है। अच्छा, अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि क्या डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के मुताबिक आपको किसी दूसरे टैक्स में, किसी दूसरे कंट्री में टैक्स देना है सारा। अगर इधर आप यस कर देंगे ना तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होगी। आपका टैक्स यूएई में कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट विल प्रिवेल। अच्छा, उसके आगे लिखा हुआ है फ्री जोन। फ्री जोन का उसने पूछा कि हैज द टैक्सेबल पर्सन मेड एन इलेक्शन, ये पहला एरो, ये मुझे मंजूर हुसैन पढ़ें और बताएं कि ये क्या चीज़ है प्लीज़। सॉरी, एक कॉल आ गई थी, जरा प्लीज दोबारा रिपीट कर जी, दीजिएगा। मैंने कहा फ्री जोन में जो पहला एरो मैंने लगाए हुए है ये बताइए प्लीज़। जी, हैज द टैक्सेबल पर्सन मेड एन इलेक्शन which applied to any of the preceding four tax period to not be subjected to the corporate tax at the rate applicable to the qualifying free zone person. जी जी, ये क्या चीज़ है, मैंने बताया होगा लास्ट क्लास में। Uh, थोड़ा सा स्लिप ऑफ माइंड हो गया जी। ओके, देखिए होता ये है कि मैंने आपको बताया था कि अगर चाहें तो ये किया जा सकता है कि एक क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन ये चूज कर सकता है कि ठीक है मैं क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन बनता तो हूँ, लेकिन मैं चूज कहता हूँ कि मैं नॉर्मल टैक्स डिजाइन में जाऊँ, राइट। ऐसे Okay. हो सकता है ना कि आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है लेकिन आप कहते हैं नहीं मैं तो नॉर्मली टैक्स दूंगा, जो मेरा नॉर्मल सिस्टम है। क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन आपको याद आ जाएगा, अभी थोड़ा सा हम आगे उसको जरा डिटेल में रिवाइज करते हैं। अगर आपने एक दफ़ा ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया तो अगले 4 सालों तक आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, यानी एक दफ़ा ऑप्शन आपने अप्लाई कर लिया तो वो 4 सालों तक वैलिड रहेगा। ठीक है, उससे अगला जो सेकंड एरो है वो आपसे कहता है कि क्या आप फ्री जोन में रजिस्टर्ड हैं, यस और नो। अगर इसको नो कर दूं तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं अगर यस करूंगा तो फिर मेरे पास एक पूरी नई साइंस स्टार्ट हो जाएगी, एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसके नीचे जो आप एरो देख रहे हैं हॉरिजेंटल में, ये वाला क्वेश्चन मार्क ओपन हो गया। इससे पहले ये आखिरी क्वेश्चन था। जब मैंने यस किया तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्या इस साल ये इलेक्ट करना चाहते हैं कि आप पे स्टैंडर्ड सिस्टम लगे। स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है, 9% टैक्स
over and above profit of 375,000. अच्छा, इसे अगर मैं यस करूंगा तो क्या होगा और नो करूंगा तो क्या होगा? अगर इसे यस कर दूं कि ठीक है भाई, मुझे टैक्स देना है, नॉर्मल सिस्टम पे देना है, मुझे कोई क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन बनने की जरूरत नहीं है, तो ये इधर ही खत्म हो जाए। लेकिन मैंने इसको जो ही नो किया, उसने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा कि हाँ जी, आप क्या क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन की रिक्वायरमेंट मीट करते हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे यार पहले आप में से ये बताएं कि क्योंकि मुझे बहुत कम पार्टिसिपेशन लग रही है, सबको क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन क्या होता है? कोई मुझे ये बताए प्लीज़। मंजूर हुसैन, क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन क्या होता है? सर क्वालिफाइंग वो फ्री जोन पर्सन जिसकी तमाम जो है वो एक्टिविटीज वो क्वालिफाइंग एक्टिविटीज हो। अच्छा, आप लोगों ने क्वालिफाइंग फ्री जोन, हम जरा क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन को, ये क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन मैंने आपको बताया था कि 4 कंडीशन है। पहली चीज़, मेंटेन एडिक्वेट सब्सटेंस इन द स्टेट, ठीक है, इन दैट फ्री जोन। एडिक्वेट सब्सटेंस से क्या मुराद है? मुझे कोई एक पार्टिसिपेंट ऐसा बताए जिसने ये वाला तमाम लेक्चर सुने हो या रिकॉर्ड किए हो, सुने हो, उनको रिवाइज किया हो। कोई ऐसा पार्टिसिपेंट प्लीज। सर सुने हैं लेकिन रिवाइज नहीं किया। जी। लेक्चर सारे सुने हैं लेकिन रिवाइज नहीं किए सर। एनीवन? सर क्वालिफाइंग पर्सन वो होता है जिसकी एक्टिविटीज जो है वो क्वालिफाइंग एक्टिविटीज में आता हो, और जिसको मिनिस्ट्रियल 265 के अंडर जो है वो जो एक्टिविटीज उन्होंने डिफाइन की थी, वो अगर उसके ऊपर पूरा उतरता है तो वो क्वालिफाइंग पर्सन है। क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन आप सब ने याद रखते हैं। फ्री जोन पर्सन तो आपको पता है क्या होता है? फ्री जोन पर्सन क्या होता है? इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में, फ्री जोन पर्सन आपको बताया हूँ, यूएई में 50+ फ्री जोन है। इन फ्री जोन में जो भी कंपनी रजिस्टर होती है उसे फ्री जोन पर्सन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एडिक्वेट सब्सटेंस, एडिक्वेट सब्सटेंस क्या होता है? ज़रा जल्दी से मैं इसको ज़रा, काशिफ अगर आप बोल सकते हैं तो प्लीज़ स्पीक अप। ठीक है, इसको आप इधर ही बोल गए ताकि हम जल्दी जल्दी आगे चल सकें। ये जो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न है ना, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग हैं, वो फर्स्ट स्टेप के बजाय सेकंड स्टेप पढ़ाने पॉसिबल हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि सारे एक दूसरे से सीक्वेंस में हैं। एक पॉइंट अगर आप भूल जाएंगे तो आगे मेरे लिए पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। देखें, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, पहली बात तो ये है कि क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन, क्वेश्चन ये था असल में कि क्या फ्री जोन पर्सन पे टैक्स लगेगा या नहीं। एक अगर कंपनी फ्री जोन में रजिस्टर्ड है तो फ्री जोन का मतलब होता है, फ्री से एक मतलब ये बनता था कि इसमें शायद टैक्स नहीं होगा। तो जब ये क्वेश्चन उठा कि क्या फ्री जोन पे टैक्स होगा या नहीं, तो उन्होंने इसके लिए एक मुकम्मल रूल एंड रेगुलेशन दे दिए कि जो क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन होगा सिर्फ उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन कौन होगा? इस काम के लिए उन्होंने पहला रूल बताया कि उसका एडिक्वेट सब्सटेंस उस फ्री जोन में होना चाहिए। एडिक्वेट सब्सटेंस से मुराद है कि एम्प्लॉयज ऑपरेशन उसके उस फ्री जोन में होने चाहिए। उसके बाद सेकंड पार्ट,
वो क्वालिफाइंग इनकम डिराइव करे। क्वालिफाइंग इनकम क्या होती है? फीस 1% टू फीस 1%, कोई भी इनकम आ रही हो अदर देन फ्रॉम एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज। ठीक है, एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज की लिस्ट आपने देखनी है और याद करनी है। फेज 1 टू नॉन फेज 1% सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एक्टिविटीज से आने वाली इनकम। ठीक है, उसके बाद डी मिनिमस रिक्वायरमेंट है, यानी ऑलमोस्ट आप कह लें कि 5%, मिनिमम 5% तक आपको अलाउ है कि आप आपके स्टेटस पे, लेकिन अगर 5% से ज्यादा इनकम नॉन क्वालिफाइंग है ना, तो फिर आप क्वालिफाइंग फ्री जोन एंटिटी नहीं रहेंगे। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन आपने मेंटेन रखनी है, उसकी अपनी अपनी फाइल्स होती हैं। हाँ, अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं आप कर क्या रहे हैं भाई? ओके, हेडफोन इशू है, लेकिन प्लीज़ ये इस बात को इंश्योर करें कि आप लोग पुराने लेक्चर रिवाइज कर चुके हो, चाहे जितने भी प्रॉब्लम हैं। लिंक्डइन वाली बात सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। अगर आप जॉब भी आगे करनी है तो तब भी आप उसको साथ साथ मुझे बड़ा वरना बड़ी उलझन स्क्रीन शो हो रही है ना। अच्छा, यहाँ से हम सेकंड फॉर्म हमारा कौन सा है? ओके, सेकंड हमारा फॉर्म है इलेक्शन का। पहला फॉर्म था हमारा टैक्स पेयर डिटेल वाला। सेकंड फॉर्म है हमारा इलेक्शन वाला। ठीक है, इलेक्शंस क्या है? हमने कुछ ऐसे फैसले करने हैं इस साल में जिसका इम्पैक्ट हमारे आने वाले सालों में पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर आपने इस साल कुछ आपने ऐसे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपने उनमें से एक चूज करने, आने वाले सालों में उसमें कुछ रिवोकेबल हैं, कुछ इरिवोकेबल हैं। सबसे पहले, वुड द टैक्सेबल पर्सन likely to elect the सर likely to आवाज elect कट रही है to आपकी use सर। the realization basis। अच्छा, यहां से हम कुछ ऐसे एक आगे फ्यूचर में हम एक ऐसी चीज पढ़ेंगे जो हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन। ओके 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 ओके। अच्छा, ये हमारा सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वुड द टैक्स। ठीक है, रियलाइजेशन बेसिस क्या होता है? ये मीन्स रियलाइजेबल इनकम कैलकुलेट करने लगेंगे ना, सिंपल सा रूल बता चुका हूँ, 370 उस पर 9% लगेगा। ठीक है, जो देंगे बाकी सब के ऊपर 9% लगा देंगे। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमें पता है हर मुल्क कुछ तरह की इनकम को एग्जेम्प्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे लाइक यूएई में हम आगे देखेंगे डिविडेंड डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऐसी भी इनकम होती है जिस पे टैक्स लगा देते हैं, कहने को आपकी इनकम नहीं होती। इसी तरह से कुछ अखराजात ऐसे हैं जो अलाउ नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कहने को तो ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस है आपके लिए, लेकिन कई जगहों पे ऐसे होगा, हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि आप तो कह रहे हैं अपने हिसाब किताब में, अपने अकाउंट्स में जो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हिसाब किताब की है, उसमें तो आपने लिखा है कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर आपका एक्सपेंस है, लेकिन
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। जब टैक्स वाले नहीं देते, हम इसको आपका खर्चा नहीं मानते। बिल्कुल नहीं आई। मैंने आपसे ये कहा कि कुछ अखराजात ऐसे होते हैं। आवाज आ रही है अब्दुल रहमान, काशिफ? जी सर, अब आइए सर। ओके, मैंने कहा कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि आप अपने अकाउंट्स में उनको खर्चा कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख दरम कमाए, 90,000 दरम एक्सपेंस दिखा दिया, प्रॉफिट हो गया 10,000। लेकिन टैक्स वाले आके भाई कहेंगे कि नहीं भाई, ये जो 90,000 दरम का खर्चा है, ये हमारे नज़दीक हम इसको अलाउ नहीं करते, या इसको हम डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं मानते। हम आपका प्रॉफिट 10,000 नहीं मानते, बल्कि 1 लाख दरम मानते हैं। ठीक है, कुछ खर्चे हम देखेंगे, कुछ खास तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ खास नेचर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें टैक्स वाले भाई अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो होता ही है कि कहने को तो आपको एक बड़ा सिंपल फार्मूला बता दिया गया है कि प्रॉफिट 375,000 से ऊपर जितना भी है उस पर 9% लगेगा। लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि इस प्रॉफिट में भी जो हमने अकाउंटिंग के लिए प्रॉफिट निकाला होगा, उसमें हम रद्दोबदल करेंगे, उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, ठीक है। इन खर्चों में जब हम इसको पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम को, कि कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट होते हैं जो हम की करते हैं, उस पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, रियलाइजेशन बेसिस। रियलाइजेशन बेसिस क्या होता है, सुनिएगा तवज्जो से। आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ये आया 100 दरम। हुआ क्या था, आपकी टोटल सेल थी 0। आपने कोई चीज सेल नहीं की। इस साल आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी रही। आपने एक बिल्डिंग खरीदी थी आपने 100 दरम की। लेकिन हुआ ये कि ईयर एंड पे आपको पता है बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती रहती है, 200 दरम हो गई। बिल्डिंग बेची नहीं है आपने अभी तक। अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको कितना हुआ? आपने एक बिल्डिंग खरीदी थी साल के शुरू में 100 दरम की, अभी बेची नहीं है, लेकिन ईयर एंड पे उसकी वैल्यू है 200 दरम। आपको कितना प्रॉफिट हो गया? अकाउंटिंग वाले भाई क्या कहेंगे? मंजूर हुसैन और अब्दुल रहमान और काशिफ, कितना प्रॉफिट हुआ आपको? अच्छा, हम जब अकाउंटिंग करते हैं, वहां पे कुछ डिफरेंट मॉडल हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के डिफरेंट तरीकाकार हैं। एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू बेसिस। ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल। ओके, अगर हम फेयर वैल्यू बेसिस पे चलें तो हमारा प्रॉफिट हुआ है 100 दरम। ओके, अब होगा ये कि आपने अगर बिल्डिंग ली 100 दरम की और बाद में उसकी वैल्यू हो गई 200 दरम, अकाउंटिंग वाले भाई आपका अकाउंटेंट तो बड़े फखर से कहेगा कि हाँ मुझे 100 दरम का प्रॉफिट, टैक्स देना पड़ेगा ना। वो कहेगा भाई 9 दरम टैक्स दें। आपने कहना है भाई मैं किस चीज़ का टैक्स दूं, मैंने तो अभी तक कुछ कमाया ही नहीं है। हाँ, आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, मुझे इसका अंदाज़ा है। आवाज़ में डिस्ट्रक्शन सबको आ रही होगी। वही मैंने बताया ना, पाकिस्तान का नेट और इस्लामाबाद में मैं हूँ।
गुजारा हो रहा है अब क्लास? जी, पीक आवर्स होने की वजह से ना इस वक्त वैसे भी पूरा पाकिस्तान इंटरनेट के ऊपर ही बैठा होता है, इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है। अच्छा, नहीं, मेरे पिछली क्लासेस में नहीं आया था। और मैं हूँ भी एक अलग जगह पे ना, ठीक है, इस्लामाबाद में रुका हुआ हूँ। ओके, तो 9 दिरहम हमें जब आपको टैक्स देना पड़ेगा ना, आप कहेंगे भाई टैक्स दिया जाता है कैश में, मेरे पास तो अभी पैसे आए ही नहीं है। अब इसका गुजारा करें ना अभी किसी हद तक। ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ मुझे ना, नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन पूछ लीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी आपको। अब होता क्या है कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो एक जेन्युइन पॉइंट है हमारे टैक्स वाले भाई का कि हमारे पास जब तक अकाउंटिंग में हम अपनी बुक्स में जितना मर्जी ये प्रॉफिट शो कर रहे हो, लेकिन जब तक जेब में पैसे नहीं आते तब तक आप किस चीज़ पे टैक्स देंगे? उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहें ऐसे केस में आप इलेक्ट करें कि आई विल पे टैक्स, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये होगा कि जब बिल्डिंग बिकेगी, अगर आपने ये इलेक्ट कर लिया तो आपको टैक्स सिर्फ तब देना होगा जब बिल्डिंग बिकेगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ आ गया अभी? यस, जी, ओके ओके, समझ समीर आ गया। अब्दुलरहमान मौजूद, ठीक है। रियलाइजेशन बेसिस का आपको पर्पस सबको समझ आ गया। अच्छा, अब ये जो पहला पॉइंट था ना कि रियलाइजेशन बेसिस पे आप क्या टैक्स देना चाहेंगे, इसको आप यस किस केस में करेंगे? यानी आपके कैश फ्लो डिपेंडेंट हैं ऑन द बेसिस कि वो रियलाइज कब होगा, ठीक है, पैसे आपके पास कब आएंगे। ज्यादातर केसेस में मैं बताऊं कि जो स्मॉल बिजनेस है ना सारे, वो सब इस केस में यस ही करेंगे कि जब ये बिल्डिंग बिकेगी हम इस पे टैक्स लगाएं। वो बाद बार शायद रियलाइजेशन वो ऑन फे वैल्यू मॉडल पे भी टैक्स देने पे तैयार हो जाए। ओके, रियलाइजेशन का मतलब आप समझ गए। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रांजिशनल रूल्स। अच्छा, ये आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते सवाल है हैं मेरा, जी। इट मीन्स हम अनरियलाइज प्रॉफिट जो है उस पे हम टैक्स नहीं देंगे। उस पर हम टैक्स नहीं देंगे अगर हम इलेक्ट कर लेते हैं। जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, अगर हम इलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन बड़ी मुश्किल होगी समझाना जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम फेयर वैल्यू मॉडल पे या इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग, जिनकी हम फेयर वैल्यू अकाउंटिंग या इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ एसेट और लायबिलिटीज होते हैं जो हमने कैपिटल अकाउंट पे रखे होते हैं। जितने भी कैपिटल एसेट हैं हमारे, कैपिटल एसेट एक होते हैं हमारे रेवेन्यू एसेट ही कहते हैं उन्हें। थोड़ा सा मैं शायद इसको कंफ्यूज कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखें, जो कि आपको 1 साल के अंदर यूज हो जाती हैं। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला पॉइंट कि आप तमाम एसेट एंड लायबिलिटी जितनी भी हैं, जितने भी ऐसे एसेट एंड लॉन्ग टर्म, सबको आप कहें कि ये हम रियलाइजेशन बेसिस पे रखेंगे, ठीक है। या आप सिर्फ उनको रियलाइजेशन बेसिस पे ले जाएं जो आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज में देखेंगे और इन दोनों की ट्रीटमेंट आपने ज्यादातर एक ही करनी है। दोनों को आपने यस करना है या दोनों को नो करना है, ठीक है। ये अगर टैक्स के लिए नहीं, एक जनरल प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं, इससे आपको फायदा होगा। लेकिन ये वाला पॉइंट अकाउंटिंग बैकग्राउंड वालों को समझाना थोड़ा आसान है। उन्हें फेयर वैल्यू भी समझ आएगी, इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग भी समझ आएगी। देखिए होता क्या है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग क्या होती है।
आप ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं कॉस्ट मॉडल पे। आपने एक बिल्डिंग 100 दिरहम की ली है ना, अब वो 100 दिरहम ही की रहेगी आपके अकाउंट्स में, चाहे उसकी वैल्यू 200 हो जाए, 300 हो जाए। इसे कहते हैं कॉस्ट मॉडल। एक होता है फेयर वैल्यूएशन मॉडल। फेयर वैल्यूएशन मॉडल में उसकी हर साल आप वैल्यू रिन्यू कर रहे होते हैं। आप अकाउंट्स में देखते हैं किस साइज की वैल्यू हो गई 200, आपने अकाउंट्स में लिख दिया 200, ठीक है। अब ये उसने आपको ये ऑप्शन जो दिया है रियलाइजेशन बेसिस वाला, ये किसके लिए दिया है? सिर्फ उन एसेट्स के लिए जो फेयर वैल्यू पे हैं, ठीक है। कॉस्ट वाले तो आपके अकाउंट्स में शो ही नहीं होंगे। जो आपने कॉस्ट मॉडल पे रखे हुए हैं ना, जो आपने 100 की बिल्डिंग है, आप 200 की भी होगी या वैल्यू आप उसे 100 पे दिखा रहे हैं, उस पर उसने आपसे पूछा ही नहीं है। क्यों नहीं पूछा मंजूर हुसैन? बल्कि ये उनसे क्वेश्चन है जो अकाउंटिंग से बिलोंग नहीं करते। उजैर और इश्तियाक। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं तो सर प्योरली अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरा काम वाला है। ये जो पाकिस्तान में ये जो वो है जो फेयर वाली मॉडल है वो तो अमूमन टैक्सेबल नहीं होता। रिवैल्यूएशन नहीं, देखिए एक सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन। रिवैल्यूएशन गेन देखिए जो है होता ही है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मुझे एक्सप्लेन करने, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे इतना नहीं लगाना चाह रहा था, उसकी वजह ये है कि कुछ अदर देन अकाउंटिंग बैकग्राउंड भी होते हैं, तो कोई कंफ्यूज ना हो। एक होता है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में ये होता है आपने बिल्डिंग खरीदी 100 की, इसकी वैल्यू चाहे अगले साल हो गई 500 दिरहम, आपने इसको नहीं लिखना। आपने लिखा होगा, आप अगर अकाउंट देखेंगे ना, उसमें लिखा होगा 100 दिरहम, ये बिल्डिंग 100 ही की रहेगी। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये कि कॉस्ट मॉडल पे अकाउंटिंग में कोई प्रॉफिट नजर आया? क्या कोई प्रॉफिट नजर आया? नहीं सर। नहीं नजर आया, प्रॉफिट आया नहीं, ठीक है। अब इस पे वो आपसे क्यों पूछेगा कि ये रियलाइजेशन बेसिस पे देंगे या अनरियलाइज बेसिस पे देंगे? आपने तो उसे ये सहूलत ही नहीं दी कि आपने पहले ही अपने अकाउंट्स कॉस्ट मॉडल पे बनाए हुए हैं, ठीक है। हाँ, जब हम जाएंगे ना फेयर वैल्यू मॉडल पे, अच्छा ये कॉस्ट मॉडल में पहले कैसे होगा, मैं बात पूरी कर लूँ। जब ये बिकेगी बिल्डिंग, अब फर्ज करें उसमें उसकी वैल्यू थी 500 दिरहम, अब जो उसका प्रॉफिट हुआ है ना, इधर उसने टैक्स देना होगा। यानी कॉस्ट मॉडल पे तो ऑटोमेटिकली चीज चल रही होती है रियलाइजेशन बेसिस पे। पॉइंट समझ गए? ये क्वेश्चन रेलिवेंट तब है कि आपने रियलाइजेशन बेसिस पे टैक्स देना है या नहीं, जब आप हों फेयर वैल्यूएशन मॉडल पे, ठीक है। फेयर वैल्यूएशन मॉडल में अगर बिल्डिंग आपने 100 की ली थी, कल को वैल्यू इंक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 500 दिरहम, आपने पहले ही दिखा दिया, अभी आपकी जेब में कैश नहीं आया, आपने पहले ही अपना 400 दिरहम का प्रॉफिट दिखा दिया। यहां पे आपसे ये क्वेश्चन करना बनता है कि क्या आप रियलाइजेशन बेसिस को चूज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ आ गया अभी? जी अंडरस्टैंड जी हो सर, गया। बिल्कुल क्लियर सर। ओके, अच्छा। इसी तरह हेड ऑन कैपिटल अकाउंट, ये क्या चीज होती है? वही है। हाँ स्क्रीन वही है सर, तो बताएंगे। जी, स्क्रीन वही है जो आपने कैलकुलेशन की थी ना, वही है। देखिए इसको, ये वाला पॉइंट अब मैं इसमें कैसे एक्सप्लेन करूं। आपने जो अकाउंटिंग वाले हैं उन्होंने हेड टिल मेच्योरिटी पढ़ा हुआ है। सर दोबारा पूछना। सर इस दोबारा वाले पॉइंट को पूछिएगा। आप ये कीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट, हेड टू मेच्योरिटी होने, आजकल हम क्या कहते हैं हमारे लिए एक टर्म, ये आपके जो स्टैंडर्ड रिलेट करते हैं ना फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज से, उनमें इसका जिक्र आता है। हाल तो मेच्योरिटी चार चार पे होती है फाइनेंशियल। कुछ रखते हैं कि जब तक मेच्योर हो जाएंगे तो उनको रिलाइज करेंगे। कुछ ऐसे हाँ देखिए, आपने कुछ आपके देखें इश्तियाक अब्बासी, पता नहीं मेरी आवाज़ कट रही है या आपकी आवाज़ कट रही है। आप ना, सर वो इश्तियाक अब्बासी भाई की कट रही है आवाज, आपकी आवाज क्लियर है सर। ठीक है मेरी ठीक है। अच्छा देखें, आपके पास अब प्रॉब्लम ये है कि सब अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है। मैं इसको ज़रा से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो आपने लाइफ टाइम के लिए रखने होते हैं, ठीक है। अभी इसमें होता ही है कि ऐसे एसेट्स को हम टर्म क्या यूज करते हैं, उन्हें हम अमोर्टाइजेशन मॉडल पे कैरी ऑन करते हैं। उनका IRR निकाला जाता है, उसको आप हर साल वैल्यू में ऐड कर रहे होते हैं। ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट मुझे थोड़े से भूल रहे हैं। और जो आपको अमाउंट रिसीव हो रही होती है उसको हम उसमें से माइनस कर रहे होते हैं और आपका एक क्लोजिंग फिगर बन रहा होता है। इसको अभी तक आप ये याद रखना है। सिर्फ इस पॉइंट को मैं ये कह के एक्सप्लेन कर देता हूँ, हेल्ड ऑन कैपिटल अकाउंट को। इट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ऐसे एसेट जो आपने ताहियार रखने हैं अपने पास, ठीक है, जब तक उनकी मेच्योरिटी नहीं हो जाती। ये एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करना, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। जो पहले की ट्रीटमेंट आपने करनी है वही इसकी भी कर दें। ओके, उसके आगे ट्रांजिशनल रूल्स। Is the taxable person making an election to adjust taxable income for gains recognized on any qualifying immovable property on prior to the first tax period? हाँ जी, immovable property, qualifying immovable property. ये Qualifying immovable property, बिल्डिंग वगैरह में या स्ट्रक्चर में ही हो सकता है कि ये इमूवेबल, क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए होता ही है कि इसकी डालने की रीज़न ये थी, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है 2010 से, 2010 में आपने खरीदी थी। अब आपने वो थी वो आपने 100 दिरहम की। हुआ ये कि 2025 में आपने बेची, रिसेंटली आया है 2025 में इसकी वैल्यू हो गई 500 दिरहम। अब आपका जो टैक्स बनेगा, अगर फर्ज करें 2025 में आपने उनको बेचा, आपने कहा भाई ये सेल हुई है अभी अभी, इन भाई साहब को 400 दिरहम का प्रॉफिट हो गया। इसमें एक प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि तो वैल्यू में 400 दिरहम का इंक्रीज आया है, क्या ये एक साल में आया है? साल तो अभी, टैक्स तो अभी हुआ है ना, टैक्स तो अभी 2024 में आया है। प्लीज तवज्जो से सुनिएगा, ये जो 100 से 500 पे प्रॉपर्टी ने जंप किया, ये सिर्फ 2024-25 में नहीं किया, ये कॉर्पोरेट टैक्स आने के बाद नहीं किया, ये कई सालों से होता है। 2010, 11, 12, 13 हर साल बतदरीज प्रॉपर्टी कीमत 500 दिरहम पे पहुंची है। अब आपको जो कॉर्पोरेट टैक्स का पॉइंट है टैक्स वाले भाई का, वो ये है कि हम इन 400 वाला टैक्स आपसे एक साल नहीं देंगे। आपको ये इख्तियार हासिल है कि आप कहें कि भाई पिछले वाला जो था ना, गेन जो पिछले सालों में आया 2024 तक, आपका इख्तियार है, आप कहें मैं इस पे टैक्स नहीं देता, ठीक है। मंजूर हुसैन पॉइंट समझ गए? मैचिंग प्रिंसिपल कह लें, यानी जब कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था 2024 से पहले, तब जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सेम है ट्रू विद इनटेंजिबल एसेट्स।
इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? सर लाइक वगैरह हो जाती है, और इसके अलावा आपकी गुडविल के अलावा ठीक है, कोई भी आपने लाइसेंस लिया हुआ है, कोई भी ऐसे आपने एसेट एंड लायबिलिटीज रखे हुए हैं, कोई कॉपीराइट्स हैं, कोई पेटेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपने सेम रूल अप्लाई होता है आपकी इंटेंजिबल पे और सेम होता है आपके फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे। फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज से मुराद ऐसे इनमें शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, आपके डेरिवेटिव्स आ गए, लेकिन मेन एग्जांपल है इसकी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये तमाम चीज़ें फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज कहलाती हैं। उनमें फिर भी ये साथ में तमाम टर्म लिखी हुई है क्वालिफाइंग, हर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी, इंटेंजिबल एसेट के साथ भी। सर इसके साथ इसका क्या मतलब है सर? जो शुरू से चली आ रही हैं, क्वालिफाइंग की टर्म उनके लिए निकाली गई थी। यानी आप देखें, एक प्रॉपर्टी ऐसी भी के लिए है, ठीक है, एक वो है जो पहले से मौजूद है, ठीक है अब्दुलरहमान। सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी सर, समझ नहीं आई उस मैंने कहा चीज। देखिए, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपने 2024-25 में ली है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन एक वो है जो पहले से चली आ रही है। बिफोर ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे इंटेंजिबल एसेट, ऐसे क्वालिफाइंग फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो आपके पास उस वक्त से मौजूद हैं जो आप जब कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। जी जी, ओके ओके सर, ओके समझ। ओके, स्मॉल बिजनेस रिलीफ। हाँ जी, स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्या होता है? जिस बिजनेस का रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से कम हो वो स्मॉल बिजनेस ले सकता है सर ये। ठीक है, वो स्मॉल बिजनेस रिलीफ ले सकते हैं। अगर मैं इसको यस करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा मजे का फर्क पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स के कितने फॉर्म हैं कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न के? हम्म आई थिंक 6 फॉर्म है सर। 8 फॉर्म हैं, ठीक है, हमने अभी ऊपर देख रहे थे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। एक्चुअली इन स्लाइड पे एक क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है, मैं वो हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, रिलीफ, ये वाली कंपनी जो आपके सामने लिखी हुई है, क्या ये स्मॉल बिजनेस रिलीफ में आती है? यस सर। यस आती है, ठीक है। लेकिन यस इसको क्लेम करना या नहीं करना, ये वाला हमें ऑप्शन इसके बाद दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इज द टैक्सेबल पर्सन अ मेंबर ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ग्रुप, ये क्यों पूछा हुआ है? और 15% टैक्स लगेगा सर इस पे, अगर वो उसकी वजह ये होगा कि उस पर स्मॉल बिजनेस रिलीफ नहीं लगेगा ना। यानी देखें, स्मॉल बिजनेस रिलीफ कहता है पहले 3 साल कोई टैक्स नहीं है। अगर वो मल्टीनेशनल एंटिटी का पार्ट है, आप उसको रिलीफ दे देंगे तो इसका मतलब है कि आप वो मिनिमम 15% वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसने पहले आपसे रेवेन्यू पूछा, देखा 3 मिलियन से कम है, फिर इसने पूछा कहीं आप मल्टीनेशनल कंपनी तो नहीं है। आपने जब नहीं कहा तो उन्होंने आपको स्मॉल बिजनेस रिलीफ का ऑप्शन दे दिया, ठीक है।
ओके। अगर मैं स्मॉल बिजनेस रिलीफ को यस करूँ ना, तो इसकी जो कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न है जो आपके सामने नजर आ रही है, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जी मैंने इसे यस करूँ ना, अगर ये मैंने एक दफ़ा यस करके देखा तो आपको ये चीज़ नजर आई कि जो ही मैंने स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम किया, इसने फौरन सेकंड वाला फॉर्म एंड कर दिया और थर्ड रिव्यू एंड डिक्लेरेशन वाला फॉर्म दे दिया। क्या वजह है इसकी? क्योंकि इसके लिए मेरे ख्याल से कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, उसको कुछ सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने रिलीफ ले करवाने की लिया। जरूरत नहीं। जब आपने रिलीफ ले लिया, आपने कहा मुझ पर पहले साल लगता ही नहीं है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, तो आप उसे क्यों बताएंगे आपका प्रॉफिट इतना है, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। और अगर आपने, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी ने स्मॉल बिजनेस रिलीफ को डिटेल में पढ़ा है, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उसको सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइल करनी होगी। सिंप्लीफाइड रिटर्न बस अपना रेवेन्यू बताना है और ये बताना है कि हाँ भाई, मुझ पर मैं स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने नो किया हो, अगर मैंने स्मॉल बिजनेस रिलीफ को नो किया हो, फिर ये वाला फॉर्म आगे चलेगा। हाँ जी, उसने मुझसे पूछा ट्रांसफर विद इन अ क्वालिफाइंग ग्रुप। क्वालिफाइंग ग्रुप क्या होता है? क्वालिफाइंग ग्रुप को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी तक ये याद रखना है सिर्फ कि होल्डिंग, ये हम, इसका ताल्लुक होता है टैक्स लॉसेस से। ये वाली चीज हम आगे सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक ये याद रखना है कि अगर एक कंपनी ए है, वो कंपनी बी को भी होल्ड करती है, कंपनी सी को भी होल्ड करती है, दोनों में 75% से ज्यादा होल्डिंग रखते हैं, तो उसे हम क्वालिफाइंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग ग्रुप हम अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे। उसके बाद लिखा हुआ है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग रिलीफ। अगर आपको जैसे स्मॉल बिजनेस रिलीफ दिया जाता है, इसी तरह बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग रिलीफ, जब आप बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करते हैं, आप एक बिजनेस का पोर्शन, पूरा बिजनेस या बिजनेस का एक इंडिपेंडेंट पार्ट ट्रांसफर करते हैं, तो उसको, वहां पे आपको बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग रिलीफ दिया जाता है, वहां पे आप पे 0% टैक्स लगता है। हम इसको भी बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग को भी आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आपने क्वालिफाइंग ग्रुप याद रखना है और बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग रिलीफ याद रखना है। ये हम टैक्स लॉसेस के साथ दोबारा इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? परमानेंट सर जिसकी एस्टेब्लिशमेंट, प्रेजेंस हो, जिसकी देखिए, प्रेजेंस हो सर कंट्री। अच्छा, ये सिर्फ रेजिडेंट पर्सन का होता है, नॉन रेजिडेंट पर्सन का भी होता है? रेजिडेंट पर्सन का भी होता है सर, अगर उसको तो वो किसी दूसरे उसमें हो तो डोमेस्टिक है, तो उसको कहते हैं डोमेस्टिक सर्विस। जैसे फ्री जोन में कोई है और उसका कोई कोई नहीं नहीं, इश्तियाक का बस देखें, वो जो डोमेस्टिक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाली चीज़ से उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। वो सिर्फ फ्री जोन से रिलेटेड चीज़ थी कि मैंने उस वक्त भी बताई थी आपको कि एक फ्री जोन कंपनी होती है ना, वहाँ पे उन्होंने क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक डोमेस्टिक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट निकाल दिया, उसे इग्नोर कर दें, वो ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, ठीक है। हम जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से मुराद लेते हैं ना, वो मैंने आपको पढ़ाया था कि रेजिडेंट पर्सन, या तो एक रेजिडेंट जुरिडिकल पर्सन इस वजह से होता है रेजिडेंट कि उसका यूएई में बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड है, या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है। इसी तरह से अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो 3 वजूहात की बिना पे नॉन रेजिडेंट हो सकता है। उसका यूएई में नेक्सस होगा, उसका यूएई में
कोई ब्रांच वगैरह होगी जिसमें एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, या उसका यूएई स्टेट सोर्स इनकम लेता होगा। ये जो पढ़ाया था ना कि यूएई में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी, ये होती है या लाइक उसकी कोई ब्रांच हो, कोई ऑफिस हो, कोई वेयर हाउस हो, इसे कहते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब सवाल ये है कि कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन उसकी एक ब्रांच यूएई में है। हम इस ब्रांच को क्या कहेंगे? पाकिस्तानी कंपनी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, एक नॉन रेजिडेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है यूएई में। ठीक है, सर पाकिस्तान के इसी हिसाब तरह से से वो फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी ना? पाकिस्तान के हिसाब से वो एक रेजिडेंट कंपनी होगी, फॉरेन ब्रांच उसका पार्ट होगी। एक रेजिडेंट कंपनी वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए टैक्सेबल होती है, राइट? जी ठीक हो गया। ठीक है, तो जो पाकिस्तान में ये कंपनी बैठी हुई है, वो कहेगी कि भाई मैंने पाकिस्तानी कंपनी पे भी टैक्स देना है, और जो यूएई में ब्रांच है उस पर भी टैक्स देना है, राइट? हाँ जी, अभी मैंने क्या कहा है? सर पाकिस्तान में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, और उसकी जो है वो एक ब्रांच यूएई में भी है। उसने दोनों जगह पे टैक्स देना है। ठीक है, और यूएई में उस कंपनी का क्या हिसाब होगा? यूएई में उसने कहाँ पे टैक्स देना है? सिर्फ यूएई वाली ब्रांच पे। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, जो यूएई में ब्रांच मौजूद है पाकिस्तानी कंपनी की, क्या उस पर कहीं डबल टैक्सेशन हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रही ना। अगर वो पाकिस्तान में जाएगी, वो पाकिस्तानी रेजिडेंट है जैसे मैं कह रहा हूँ, उसको अगर वहाँ टैक्स किया है, उसको टैक्स क्रेडिट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर कहीं भी मतलब यूएई से हटकर बात करें तो उसकी कोई भी जो सोर्स ऑफ इनकम होगी, अगर डबल टैक्स भी नहीं है तो पाकिस्तान में जब आएगी तो सारा टैक्स लगेगा। क्या एक फेवर कर दें प्लीज़, आपकी शायद हेडफोन प्रॉब्लम कर रही हैं, वो आवाज़ जो है ना वो डबल डबल आती है। पॉसिबल होगा आप लिखते हैं, मैसेज टाइप कर दें ठीक है सर, ठीक है। प्लीज़, थैंक यू। हाँ जी, बाकियों के ख्याल में क्या इसमें कोई डबल टैक्सेशन हो रही है यूएई ब्रांच पे? सिंपल बता देता हूँ कि हाँ, उस पर डबल टैक्सेशन का रिस्क होगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में आपको कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड इनकम पे, पाकिस्तान में जो कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स दें, जबकि यूएई में क्या वाले कह रहे हैं कि आप इस ब्रांच पे टैक्स दें। अब पाकिस्तान में दो जगह पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी कंपनी की तो टैक्सेशन हो रही है, यूएई वाली ब्रांच की भी टैक्सेशन हो रही है, और इसी यूएई ब्रांच की बीइंग अ नॉन रेजिडेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यूएई में भी टैक्सेशन हो रही है, राइट? अब आपको दो ऑप्शन देते हैं, ठीक है? वो कहता है ठीक है, आप ऐसा करें कि या तो फॉरेन बिजनेस रिलीफ, फॉरेन टैक्स रिलीफ क्लेम कर लें। फॉरेन टैक्स रिलीफ, डेफिनेटली वी विल डिस्कस व्हाट दिस इज। फॉरेन टैक्स रिलीफ क्लेम कर लें, या आप ये चूज कर लें, एलेक्ट कर लें कि वो जो ब्रांच है ना,
अच्छा, इसके अपोजिट भी हो सकता है। पहले मुझे एक और सवाल का जवाब दें। अभी तो हमने ये किया था कि पाकिस्तान की कंपनी थी और यूएई में ब्रांच थी। इसके अपोजिट भी हो सकता है कि कंपनी यूएई में हो, ब्रांच पाकिस्तान में सर हो सकता है सर। हो सकता है। अब ये वाला जो फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र है ना, ये वहाँ के लिए है कि अगर देखें कंपनी यूएई में है, ब्रांच पाकिस्तान में है। अब वो जो पाकिस्तानी ब्रांच है उसकी डबल टैक्सेशन हो रही है। आपके पास ऑप्शन है, या तो वहाँ पे फॉरेन टैक्स रिलीफ क्लेम करें, या इलेक्ट कर लें कि उस ब्रांच को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे ट्रीट किया जाए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं जी कि सर आप लोग ठीक क्या हो। कर रहे हैं। लेकिन अब आप मुझे बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने आप पुराने वाले लेक्चर रिवाइज किए हैं, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया पढ़ाने का। सर कुछ वॉइस डिस्टॉर्शन वगैरह की वजह से भी जो है वो आज काफी डिस्टरबेंस है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको करेंगे, इस वाले को हम कल के साथ भी रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। लेकिन आप लोग पुराने लेक्चर देखें प्लीज़। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्या होता है। ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन जो मैंने पढ़ाए हुए हैं ना टॉपिक आज की क्लास से पहले पहले, वो आप एक नज़र दोबारा देखें प्लीज़। ठीक है, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम होता है क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन ही अगर किसी को नहीं पता, तो आगे मैं उसको क्या टैक्स रिटर्न पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्लीज़ इसको देखें हम लोग, क्योंकि हाँ, नोट्स मैं सेंड कर देता हूँ। बाकी सुनाएं। डिस्टॉर्शन का मसला इंशाल्लाह कल की क्लास में नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ आपके पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जी साकिब समीर कादरी, कोई मसला नहीं है, बट कल की आपकी क्लास जो है वो, आज तो चले मेरी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन कल की क्लास में आप लोगों ने एक्टिव होना है, क्योंकि कल मैं इंशाल्लाह ताला ये वॉइस वाला प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। नहीं, ये मुझे नोट्स पे मुझे एक थोड़ी सी चीज़ ये करनी है कि मैंने इसमें कई जगहों पर क्लाइंट का नाम आ गया है जिसके मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो मैं इसको ज़रा हाइड करना चाहता हूँ, उसके बाद ये मैं आपसे शेयर करूँगा। फिजिकल मीटिंग, या आप लोगों में से कितने इस्लामाबाद में हैं? सैफुल्ला, इश्तियाक अब्बासी कितने हैं? ठीक है, एनीवन एल्स? दो ही हैं सिर्फ, सैफुल्ला और इश्तियाक अब्बासी? असली इस्लामाबाद में कोई भी नहीं है ना? और अच्छा, कल की क्लास में आपने वाले स्मॉल बिजनेस रिलीफ को देख लेना है, और क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन अच्छी तरह से देख लेना है। बाकी इस्लामाबाद का इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अबू और बकर भी इस्लामाबाद में है। ठीक है जी। लाहौर में सर आने का प्लान है कोई आपका? सर स्मोक इतनी है, मैं कैसे उसमें आऊँगा? आप लोग खुद तो घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ये तो बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अभी तक तो नहीं, बाकी सब ठीक। ऑनलाइन मीटिंग अलबत्ता आप लोगों ने बुक की हुई हैं, सैटरडे संडे तो नहीं, मंडे से इंशाल्लाह ताला दोबारा स्टार्ट है। ठीक है, सैफुल्ला, इश्तियाक अब्बासी, अबू बकर, बाकी बैच वाले भी जो हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो करते हैं कल। ठीक है, प्लीज़ ओके क्लास। ठीक है थैंक सर, ओके, अल्लाह यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह कल हाफिज। वाली क्लास आदमी लाएं प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज।